नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया है। किताब है एकहार्ट टोल की द पावर ऑफ नाउ। और इसका जो मूल विचार है वो बहुत ही सरल है कि असली जीवन न तो अतीत की यादों में है, न भविष्य की चिंताओं में है, बल्कि केवल और केवल अभी में है। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सारी शक्ति अभी में है तो हमारा मन हमें वहां एक पल के लिए भी टिकने क्यों नहीं देता? वो बार बार हमें अतीत और भविष्य में क्यों भटकाता है? आज की हमारी इस चर्चा का मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है। हम इस किताब के 10 सिद्धांतों को समझेंगे जो हमें इस भटकाव से बाहर निकालकर वर्तमान में जीना सिखाते हैं। और ये सवाल आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो लगातार हमारा ध्यान खींच रही है। फोन पर आते नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, काम के टारगेट्स, ये सब हमें इस पल से मतलब अभी से दूर ले जाते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि ये किताब सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उस सिद्धांत से शुरू करते हैं जो मुझे लगता है इस पूरी किताब की नींव है। सच कहूं तो पहली बार जब मैंने इसे पढ़ा था तो ये मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा। सिद्धांत है, आप अपने विचार नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि हम तो यही मानते आए हैं कि हमारे विचार ही तो हम हैं। बिल्कुल सही कहा। और यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। टोल कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक आवाज, एक कमेंट्री लगातार चलती रहती है। अरे वो मीटिंग कैसी जाएगी, मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। हाँ, लिस्ट में अगला काम क्या है? बिल्कुल, हम इस आवाज को ही मैं मान लेते हैं। लेकिन टोल कहते हैं कि आप वो आवाज नहीं हैं। आप उस आवाज को सुनने वाले हैं, एक साक्षी, एक ऑब्जर्वर। सोचिए, अगर आप अपने विचारों अब देख सकते हैं तो जाहिर है कि आप उन विचारों से अलग हैं। अच्छा। जैसे आप बादल को देखते हैं पर आप बादल नहीं बन जाते, एग्जैक्टली। वैसे ही आप विचारों को देखते हैं, आप विचार नहीं हैं। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मतलब मेरे अंदर एक सोचने वाला है और एक उस सोच को देखने वाला भी है, और असली मैं वो देखने वाला है। बिल्कुल। और जैसे ही ये एहसास होता है, विचारों और आपके बीच एक दूरी बन जाती है। यहीं से असली शांति की शुरुआत होती है। ये मानसिक शोर से आजादी का पहला कदम है। और जानते हैं, ये सोचने वाला असल में है कौन? यहीं पर पांचवा सिद्धांत आता है, ईगो की पहचान। ये जो लगातार सोचने वाली आवाज है, ये हमारे ईगो यानी अहंकार का ही रूप है। ईगो ईगो को तो हम आमतौर पर घमंड से जोड़कर देखते हैं। हाँ, लेकिन यहां इसका मतलब ज्यादा गहरा है। ईगो वो झूठी पहचान है जो हमने अपने विचारों से, अपनी कहानियों से, अपनी उपलब्धियों और अपनी असफलताओं से बनाई है। मैं एक सफल मैनेजर हूं, या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ये सब ईगो की कहानियां हैं। और ईगो की खुराक ही यही है, तुलना करना, शिकायत करना, हमेशा सही साबित होने की कोशिश करना, सोशल मीडिया पर किसी की वेकेशन फोटो देखकर खुद को कम समझना। ये सब ईगो का ही खेल है। और शायद इसीलिए ईगो को अभी में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि अभी में कोई कहानी नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ईगो या तो अतीत के पछतावे में जीता है या भविष्य की चिंताओं में। वर्तमान क्षण उसके लिए मौत जैसा है। जैसे ही हम पूरी तरह से वर्तमान में आते हैं, ईगो की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असलियत में ये बहुत मुश्किल है। मेरा मन तो एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं होता। तो सवाल ये है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में करें कैसे? इस शोर से निकलकर वर्तमान में टिकें कैसे? बिल्कुल सही सवाल। और इसका जवाब ही इस किताब का दूसरा सिद्धांत है, वर्तमान में जीना सीखिए। और इसके लिए कोई पहाड़ पर जाकर तपस्या नहीं करनी है। इसकी प्रैक्टिस बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। जैसे सुबह जब आप अपनी चाय पी रहे हो तो बस उसका स्वाद महसूस करें, उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू। उस 5 मिनट के लिए फोन को दूर रख दें। जब कहीं चल रहे हों तो अपने कदमों को जमीन पर महसूस करें, हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करें। खाना खाते समय बस खाने पर ध्यान दें। हमारा जीवन इन्हीं छोटे छोटे पलों का जोड़ है और हम उन्हें ही जी नहीं पाते। मैंने ये करने की कोशिश की है, लेकिन 2-3 सेकंड के बाद ही मन फिर किसी पुरानी बात या आने वाले काम के बारे में सोचने लगता है। और ये बिल्कुल सामान्य है। यहीं पर कुछ और प्रैक्टिकल टूल्स काम आते हैं। जैसे 8वां सिद्धांत, सांस पर ध्यान देना। हमारी सांस एक एंकर मतलब एक लंगर की तरह है। जब भी लगे कि मन बहुत ज्यादा भटक रहा है, बस अपना ध्यान अपनी आती जाती सांस पर ले आइए।
कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे महसूस कीजिए। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। आप 2 मिनट पहले की सांस नहीं ले सकते, नहीं 5 मिनट बाद की। मतलब ये एक तरह की इमरजेंसी ब्रेक जैसी है मन के लिए। कह सकते हैं। और इसी से जुड़ा है छठा सिद्धांत, मौन और स्थिरता, साइलेंस एंड स्टिलनेस। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति किसी खूबसूरत जगह पर मिलेगी, लेकिन असली शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब विचारों का शोर कम होता है, तब वो शांति खुद ब खुद सामने आती है। पर ये सब तब तक ठीक है जब तक जीवन अच्छा चल रहा हो, लेकिन जब कोई पुरानी तकलीफ दें याद या गुस्सा हावी हो जाता है, तब ये सब बातें किताबी लगती हैं। उस भावनात्मक दर्द का क्या करें जो अचानक से हम पर कब्जा कर लेता है? आपने बहुत ही जरूरी सवाल पूछा है, और इसके लिए टोलिन एक बहुत ही अनोखी अवधारणा देते हैं, जो है तीसरा सिद्धांत, पेन बॉडी या दर्द का शरीर। वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर उसके जीवन भर का भावनात्मक दर्द इकट्ठा होता रहता है। बचपन की चोटें, पुराने दुख, गुस्से, निराशा, ये सब मिलकर एक तरह का एनर्जी फील्ड बना लेते हैं, जो हमारे अंदर एक सोए हुए ज्वालामुखी की तरह पड़ा रहता है। और फिर किसी छोटी सी बात से ये ज्वालामुखी फट पड़ता है। बिल्कुल। किसी ने ट्रैफिक में कट मार दिया या बॉस ने कुछ कह दिया और हमारा रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। वो छोटा सा ट्रिगर हमारे अंदर सोए हुए उस पुराने दर्द के ज्वालामुखी को जगा देता है, और फिर हम उस दर्द के नशे में कुछ ऐसा कहे या कर जाते हैं जिसका हमें बाद में अफसोस होता है। वो हम नहीं होते, वो हमारी पेन बॉडी होती है जो उस पल हम पर हावी हो जाती है। तो जब ये पेन बॉडी एक्टिव हो तो इससे कैसे निपटें? आमतौर पर तो हम या तो उसे किसी और पर निकाल देते हैं या फिर उसे दबाने की कोशिश करते हैं। और दोनों ही तरीके गलत हैं। टोल का समाधान बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, इससे लड़ना नहीं है, इसे दबाना भी नहीं है, बस इसे एक साक्षी की तरह देखना है। जैसे आप अपने विचारों को देखते हैं, वैसे ही अपने अंदर उठ रहे इस भावनात्मक दर्द को भी देखिए। उसे महसूस कीजिए, बिना उसे सही या गलत का लेबल दिए। जागरूकता की रोशनी में ये अपने आप कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि ये तभी तक जिंदा रहता है जब तक हम इससे बेखबर रहते हैं। अच्छा, तो जैसे ही हम उसे देखने लगते हैं, उसकी ताकत कम होने लगती है। ये स्वीकार करने जैसा है कि हाँ, इस वक्त मेरे अंदर ये दर्द उठ रहा है। आपने अगले सिद्धांत की बात कर दी। चौथा सिद्धांत है ही यही, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है कि इस पल में जो हो रहा है उसका अंदर से विरोध ना करना। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो गुस्सा करने से सिर्फ आपकी पीड़ा बढ़ेगी, ट्रैफिक नहीं हटेगा। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करेंगे नहीं। आप गूगल मैप्स पर दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो आप शांत मन से करेंगे, गुस्से और बेचैनी से नहीं। लेकिन क्या स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम अन्याय या गलत चीजों को भी बस यूं ही मान लें? क्या ये तरह की कमजोरी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है कि हम सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, इस वक्त ये स्थिति है। जब हम लड़ना बंद कर देते हैं, तब हमारा दिमाग साफ होता है और हम सही एक्शन लेने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। और स्वीकृति का ही अगला स्तर है 10वां सिद्धांत, समर्पण, सरेंडर। समर्पण का मतलब है जीवन के बहाव से लड़ना बंद कर देना। ये मानना कि ये पल जैसा है, इसे वैसा ही होना था। जब हम विरोध छोड़ देते हैं तो एक गहरी शांति महसूस होती है। ये विरोध छोड़ने और जीवन के बहाव की बात मुझे समय के सिद्धांत से जोड़ रही है। 7वां सिद्धांत कहता है, समय एक भ्रम है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, हम तो समय के हिसाब से ही जीते हैं। हाँ, और किताब यहाँ 2 तरह के समय में फर्क करती है। एक है घड़ी का समय, क्लॉक टाइम, मीटिंग के लिए पहुंचना, ट्रेन पकड़ना, ये प्रैक्टिकल और जरूरी है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम, यानी मन का लगातार अतीत के पछतावे में डूबे रहना। काश मैंने वैसा किया होता। हाँ, और भविष्य की चिंताओं में, अगर ऐसा हो गया तो। यही मनोवैज्ञानिक समय हमारे सारे तनाव और दुख की जड़ है। तो अगर हम इस मनोवैज्ञानिक समय के जाल से बाहर निकल आएं, तो इसका सबसे गहरा असर हमारे रिश्तों पर कैसे पड़ता है? सबसे गहरा असर रिश्तों पर ही पड़ता है। और ये है 9वां सिद्धांत, रिश्तों में उपस्थिति, प्रेजेंस इन रिलेशनशिप्स। सोचकर देखिए, कितनी बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त हमसे अपनी कोई परेशानी बता रहा होता है और हम सुन तो रहे हैं, पर मन ही मन में अपना अगला जवाब तैयार कर रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि उसे क्या सलाह दें, या फिर अपना फोन चेक कर रहे हैं, हम वहां होते हुए भी वहां नहीं होते। और इसी से रिश्ते खोखले होते हैं। किताब की सलाह बहुत सीधी है, जब किसी के साथ हों तो पूरी तरह से वहीं रहें, अपने मन में कोई कहानी चलाए बिना, कोई राय बनाए बिना सिर्फ सुने। सामने वाले को अपना सबसे कीमती तोहफा दें, अपनी पूरी अटेंशन।
यही सच्चे जुड़ाव की नींव है। तो इन सभी 10 सिद्धांतों का निचोड़ क्या है? अगर सब कुछ एक सरल संदेश में समेटना हो, तो वो शायद यही है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर खोजना है या भविष्य में हासिल करना है। वो हमारे अंदर हमेशा से मौजूद है, बस इस पल में। बिल्कुल। ये सारे सिद्धांत हमें एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। एक प्रतिक्रियाशील मतलब रिएक्टिव जीवन जीने के बजाय एक सजग अवेयर जीवन जीना। जब कोई घटना होती है तो हम तुरंत गुस्से या दुख में प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि उस घटना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा स्पेस बना पाते हैं। हम रुक कर देख पाते हैं। हाँ, उसी स्पेस में हमारी असली आज़ादी और शक्ति छिपी है। जीवन की असली शक्ति अब में ही है। तो आज के बातचीत के अंत में हम श्रोताओं के लिए वही सवाल छोड़ना चाहेंगे जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर जीवन की सारी शक्ति, सारी शांति और सारा आनंद अभी में है, तो हमारा मन हमें बार बार अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में क्यों उलझाए रखता है? इन सिद्धांतों को जानने के बाद अब क्या लगता है, वो हमें किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है?